हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अभ्युदय ललितपुर। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडियन सोसाइटी के 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और पिछला जो लेक्चर था, 4th लेक्चर जो था, वो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी से रिलेटेड था, जिसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और उम्मीद है कि आपने उस लेक्चर को देखा होगा, आपने जाना होगा कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या होती है, लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म क्या होता है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का नेशनलिज्म में क्या इम्पैक्ट है, क्या उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, हिंदी लैंग्वेज का नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है, वो क्या इशू है। अभी फिलहाल जो तमिलनाडु में चल रहा है, जो नेशनल इशू पे, जो नेशनल लैंग्वेज पे जो डिबेट छिड़ी हुई है, आखिर वो क्या है। और एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें क्या प्रावधान है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है, ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज लेक्चर 5 है। लेक्चर 5 जो है वो रिलेटेड है अर्बनाइजेशन से। ठीक, तो अर्बनाइजेशन हम इसमें जानेंगे कि अर्बनाइजेशन या फिर शहरीकरण, अर्बनाइजेशन या शहरीकरण क्या होता है। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है वो है अर्बनाइजेशन। ठीक, और इसमें हम जानेंगे कि आखिर अर्बनाइजेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड डाटा, मींस करंट सिनेरियो, सेंसस से 2011 से क्या कंडीशंस हैं, इसके अलावा टाइप्स ऑफ अर्बनाइजेशन कितने तरीके का होता है, और अर्बनाइजेशन के इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, पॉजिटिव, नेगेटिव इम्पैक्ट। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, आखिर गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या हैं अर्बनाइजेशन को बेटर बनाने में। इसके अलावा लास्ट में हम देखेंगे वे फॉरवर्ड, मींस आगे अर्बनाइजेशन को सस्टेनेबल या सस्टेनेबल या फिर SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 के अनुरूप बढ़ाने के लिए हम आगे और क्या कदम उठा सकते हैं। तो आज का लेक्चर, इसमें हम ये सब पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे आखिर अर्बनाइजेशन क्या होता है, और उससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि आखिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस तरह के, मेंस में किस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं अर्बनाइजेशन से। ठीक है, तो इसमें क्या है, डज अर्बनाइजेशन लीड टू मोर सेग्रीगेशन एंड मार्जिनलाइज्ड ऑफ द पुअर इन इंडियन मेट्रोपोलिस। मींस इसका कहना यह है कि जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, उस अर्बनाइजेशन का जो पुअर है या फिर जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप है, उस पर क्या इम्पैक्ट है। क्या अर्बनाइजेशन इनका सोशल सेग्रीगेशन कर रहा है, क्या वो एक उनका पृथक्करण हो रहा है, या फिर एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो रहा है। तो उसके बारे में हमें इसमें लिखना है। 2023 का क्वेश्चन है। इसके अलावा विद अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ इन इंडिया, इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजी ऑफ द अर्बन सिटी प्रोग्राम। मींस आपको जो अर्बन एरियाज में, उसमें जो लाइफ स्टैंडर्ड्स हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए आपको गवर्नमेंट की जो स्कीम है स्मार्ट सिटी मिशन, उसके बारे में लिखना है। मींस वो स्कीम का क्या इम्पैक्ट है, क्या वो जो अर्बनाइजेशन में जो चैलेंजेस हैं वो उस स्कीम से कहीं ना कहीं एड्रेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसमें चैलेंजेस क्या हैं, और कैसे उस स्कीम को और बेहतर बनाया जा सकता है, या फिर उसके जो इम्प्लीमेंटेशन है और कितने अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो ये क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो हम इसको, आंसर को कैसे लिखेंगे, इसी स्ट्रक्चर में लिखेंगे जैसे मैंने अभी बताया आपको। इसके अलावा स्मार्ट सिटीज इन इंडिया कैन नॉट सस्टेन विदाउट स्मार्ट विलेजेस। डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन द बैकग्राउंड ऑफ रूरल अर्बन इंटीग्रेशन। इसका मतलब यह है कि अगर अर्बनाइज्ड एरिया बनाने हैं, तो स्मार्ट एरिया बनाना है या स्मार्ट सिटीज बनानी है, तो दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड विदाउट द स्मार्ट विलेजेस। ओके, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप
आपको अर्बन सिटीज बनानी है, एक बेहतर सिटीज बनानी है, तो उसके लिए स्मार्ट विलेजेस भी जरूरी है। इसका मतलब ये है कि आपको जो अर्बन सिटीज हैं और अर्बन विलेजेस हैं, सॉरी स्मार्ट विलेजेस हैं, उनको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और कैसे वो एक दूसरे के कंपैटिबल रहेंगे। ठीक, तो इसमें ये पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस क्या है, पूछे जा चुके हैं। तो अगर हम अर्बनाइजेशन ढंग से पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा, एड्रेस हो जाएंगे और आप आसानी से इनको लिख सकते हैं। ठीक, तो हम मूव करेंगे कि आखिर अर्बनाइजेशन होता क्या है। देखिए, अर्बनाइजेशन मींस इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन पॉपुलेशन, ठीक, ऑफ अ कंट्री हु लिव इन अर्बन एरियाज। इसका मतलब ये है, अगर आप इसमें कीवर्ड देखें तो पहली बात तो ये है पॉपुलेशन ग्रोथ इन अर्बन एरियाज। पॉपुलेशन ग्रोथ इन अर्बन एरियाज, इसके क्या रीजंस हैं? हो सकता है क्या हो, माइग्रेशन हो। माइग्रेशन कहां से कहां, रूरल एरिया से कहां पर माइग्रेशन हो, अर्बन एरियाज की तरफ। ठीक, तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि नेचुरल जो डेमोग्राफिक ग्रोथ है, उस एरिया की नेचुरल डेमोग्राफिक क्या हो, ग्रोथ हो, तब भी क्या कहलाएगा, अर्बनाइजेशन कहलाएगा। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे क्या हो गए, की पॉइंट्स हो गए। मींस अर्बनाइजेशन कैसा होगा, मींस पॉपुलेशन ग्रोथ इन अर्बन एरियाज। उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, माइग्रेशन हो सकता है कहां से, रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। इसके अलावा क्या हो सकता है कि नेचुरल डेमोग्राफिक ग्रोथ। ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये क्या हो गई, इसकी डेफिनेशन हो गई, उसको आप एकदम से याद कर लीजिए। अगर अर्बनाइजेशन का क्वेश्चन आता है तो आपको यही लिखना है। ठीक, इंट्रो जो होता है वो ऐसे ही लिखा जाता है, आपको डेफिनेशन होगी वो इसी के बेसिस पे लिखनी है। ठीक, अब जैसे इसमें रीजन देखिए, इसमें क्या रीजन है कि अर्बनाइजेशन जो होगा उसका क्या रीजन है, एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक, इन सिटीज एंड टाउन्स ड्यू टू माइग्रेशन एंड नेचुरल ग्रोथ। ये मैंने आपको बता दिया। मींस अगर कोई रूरल एरिया से अर्बन एरियाज पे मूव कर रहा है या माइग्रेट कर रहा है, तो एक रीजन ये हो सकता है कि यही क्या कहलाएगा, अर्बनाइजेशन कहलाएगा। इसके अलावा एक्सपांशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ सर्विसेज। मींस अगर मान लीजिए कोई सब अर्बन एरिया है या फिर कोई कस्बा है, जैसा कि आप जानते हैं कस्बा क्या होता है, तो अगर उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए या फिर वहां पे फैक्ट्रीज आ जाएं, नॉन एग्रीकल्चर गैर कृषि वर्क जो है या कार्य है, अगर वो वहां पर होने लगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे अर्बन एरिया में या फिर शहरी क्षेत्र में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होने लगेगा। वही क्या कहलाता है, अर्बनाइजेशन कहलाता है। और मान लीजिए वहां पर बेहतर फैसिलिटीज हो जाएं एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए या फिर रहने के लिए, हाउसिंग के लिए, तो ये सब क्या है, एक अर्बनाइजेशन का ही एक पार्ट है। ठीक, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, किसी जगह अगर आपको बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिले, मींस आप एग्रीकल्चर से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर अधिकतर कहाँ होती है, गाँव में होती है। और अगर एग्रीकल्चर छोड़ के आप गाँव में क्या जॉब, यही या तो किसी जॉब की तलाश में जा रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या कहीं इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, आपका माइग्रेशन हो गया रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ। तो यही सब क्या कहलाएगा, अर्बनाइजेशन। ठीक, तो इसमें आप याद रखिए, इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि जो अर्बनाइजेशन है, मेन क्या क्या है इसमें, जैसा मैंने आपको बताया पॉपुलेशन ग्रोथ है। पॉपुलेशन ग्रोथ के क्या रीजन हो सकते हैं, या तो माइग्रेशन हो फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। इसके अलावा क्या हो, वहां पे नेचुरल डेमोग्राफिक या तो नेचुरल डेमोग्राफिक ग्रोथ हो। इसके अलावा वो जो एरिया है उसमें बेटर फैसिलिटीज मिलने लगे, मींस बेटर या फिर बेसिक फैसिलिटीज कौन सी होती हैं, तुम्हारा हाउसिंग हो गया या फिर आप एजुकेशन हो गया। इसके अलावा
हेल्थ हो गया, और बेसिक एमिनिटीज और कौन कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इसके अलावा वाटर सप्लाई हो गई, ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वाटर सप्लाई हो गई, और बेटर ट्रांसपोर्टेशन, बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ठीक। तो ये सारे के सारे क्या है, इतना आपको डेफिनेशन में लिखना है, ठीक। ये क्या हो गया, एक अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, और ये इसके क्या हो गए, रीजंस हो गए, माइग्रेशन हो रूरल टू अर्बन एरियाज। देखो अब कुछ डाटा देखो, आखिर डाटा क्या कहता है। डाटा क्या कहता है, 2011 का जो भारत का जो सेंसस है उसके अनुसार भारत में जो अर्बनाइजेशन का जो रेट है, टोटल अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज कितना है, अगर वो देखा जाए तो कितना है, 31.1%। मीन्स ये है कि 1901 ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो अर्बनाइजेशन था वो कितना था, 11.4%। इसका मतलब ब्रिटिश जब कॉलोनियल इंडिया था तो उस टाइम पर लगभग 90% जो पॉपुलेशन थी भारत में वो कैसी थी, ग्रामीण इलाकों की थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अर्बनाइजेशन बढ़ा। इसके अलावा 2001 में अगर देखा जाए तो कितना था, 28.53%, और इसके अलावा 2001 में कितना हो गया, 31.1%। अगर आप देखोगे तो लगभग 11%, ये कब था, 1901 में। इसके अलावा 2001 में कितना हो गया, लगभग 28.53%, ठीक। तो अगर आप देखोगे तो स्टडी ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक। अगर आप देखो तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर 2011 में देखा जाए तो कितना हो गया, 31.1%। और अनुमान ये है कि 2030 में ये यूएन का भी है और इंडियन गवर्नमेंट का भी है, ठीक। ये क्या है, अनुमान ये है कि भारत में अर्बन पॉपुलेशन जो होगी वो लगभग 40% तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि लगभग अगर थोड़ा और देखा जाए तो आधी जनसंख्या किसमें पहुंच जाएगी, भारत के शहरों में। तो कितना प्रेशर भारत के शहरों पर आ जाएगा, वो भी विद लिमिटेड रिसोर्सेज। मीन्स हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, लेकिन पॉपुलेशन क्या हो रही है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। शहरों पर क्या हो रहा है, दबाव बढ़ता जा रहा है। जैसे अगर आप एग्जांपल देखें तो आप ललितपुर में ही देख लीजिए, ललितपुर में पहले इतना क्राउड नहीं था, लेकिन अभी कुछ सालों में ललितपुर में क्राउड क्या है, एकदम से बड़ा है। तो आप इसको चेंज को आप खुद अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हैं कि अर्बनाइजेशन किस तरह से बढ़ रहा है, ठीक। इतना समझ आया। इसके बाद अगर हम देखें, बात करें, एक डाटा और देख लीजिए इसके अलावा, कि वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2016 ये क्या कहती है, अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट इमर्जिंग फ्यूचर, ये रिपोर्ट का नाम है। ये एक कहती है कि इंडिया में जो अर्बन पॉपुलेशन है वो लगभग 55% पहुंच जाएगी, कब, 2050 में। 2050 में कितना पहुंच जाएगा, 55%। तो ये रिपोर्ट्स मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन करी है कि जब आप अर्बनाइजेशन पे जब आंसर लिखेंगे तो आपको ये रिपोर्ट्स क्या है, रिपोर्ट्स कोट करनी है। इन रिपोर्ट्स को आप कोट करेंगे तो इन्हीं के बेसिस पे ही क्या है, आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि यही क्या कहलाता है, वैल्यू एडिशन हो गया। मींस कहीं पे अगर आपने सेंसस 2011 कोट कर दिया, कहीं पे यूएन की रिपोर्ट कोट कर दी, या फिर वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कोट कर दी, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2016, ये सारे के सारे डाटा क्या है, हमें अपने आंसर्स में डालने हुए, नहीं तो आंसर क्या लगेगा, बेसिक लगेगा। इसलिए ये आपको क्या रहना है, अप टू डेट रहना है। जैसे ये वाली रिपोर्ट कौन सी है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है, ठीक। 2030 में 41% भारत में क्या हो जाएगा, अर्बन एरिया में अर्बन पॉपुलेशन हो जाएगी, ठीक। तो ये इतना डाटा हमको क्या रखना है, याद रखना है, और इसको बार बार पढ़ते रहिए, तभी जाके आपको मेंस तक डाटा जो है वो याद रहेगा, और फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि आखिर जो भारत में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी जाए कि अर्बनाइजेशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तो आपने देखा होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी होगी, तो उसमें जो भारत का जो लोगों के जो बसने का जो सिस्टम था,
या जिस तरह से लोग बसते थे, उनका जो पैटर्न था, सेटलमेंट पैटर्न जो था वो कैसा था, वो नदियों के किनारे बसते थे, ठीक। लेकिन उनमें क्या पाया गया कि जो गलियां थी या जो स्ट्रीट्स थी वो कैसे मिल रही थी, 90 डिग्री पे, और हर चीज क्या थी, मैनेज थी। मींस वहां पर क्या था, ड्रेनेज सिस्टम भी था, वहां पे ग्रेट बाथ भी थे, वहां पे डॉकयार्ड भी था, मोहनजोदाड़ो में आपको पाया गया ग्रेट बाथ। ये सारे के सारे क्या हैं, ये बताते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी, एक अर्बनाइज्ड सिटी थी। तो उस टाइम भी हम देख सकते हैं कि शहरीकरण किस तरह से हुआ, उसका क्या पैटर्न था। तो ये वेल एस्टेब्लिश्ड पैटर्न हो गया। क्या हो गया, ये ग्रिड सिस्टम हो गया किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ग्रिड सिस्टम हो गया, या फिर ग्रिड बाथ हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया। ये सारे के सारे क्या बताते थे, ये बताते थे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो क्या थी, एक अर्बनाइज्ड सिटी थी, एक अर्बनाइज्ड क्या था, सेटलमेंट था, ठीक। इतना समझ में आया। तो हिस्टोरिकली अगर आपसे पूछा जाए तो कि भारत में अर्बनाइजेशन का क्या रोल रहा है या फिर क्या हिस्ट्री रही, तो अब आपको समझ में आएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही हमें क्या देखने को मिलता है कि वहां पे भी अर्बन एरियाज थे जो वेल स्टैब्लिश थे, वेल स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में बने हुए थे, ग्रिड सिस्टम था, ग्रेट बाथ था, ठीक। ये मैंने आपको बता दिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे कि अगर एंशिएंट इंडिया में थोड़ा और आगे बढ़ा जाए तो मौर्यास या गुप्तास का पीरियड आता है। तो मौर्य और गुप्ता के पीरियड में क्या देखने को मिला, कौन कौन सी सिटीज जो वहां पे थी वो डेवलप हुई, ये मैंने आपको बता दिया। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था इसमें वेल प्लान सिटीज थी, मोहनजोदाड़ो हो गया या फिर हड़प्पा हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, ग्रिड सिस्टम, ग्रिड लेआउट हो गया, जो कि 90 डिग्री पे क्या थे, कनेक्टेड थे, ठीक। इसके अलावा देखो, इसके अलावा मॉडर्न सिटीज में कौन सी थी, पाटलिपुत्र हो गया, उज्जैन हो गया, तक्षशिला हो गया, नालंदा हो गया, ये सारी की सारी क्या थी सिटीज, ये डेवलप थी। पाटलिपुत्र आपने सुना होगा बिहार में, ठीक है। तक्षशिला हो गया या फिर नालंदा हो गया, जो नालंदा क्या था, वर्ल्ड फेमस था किसके लिए, एजुकेशन के लिए। तो बाहर से लोग क्या आते थे वहां पर, लिटरेचर को स्टडी करने के लिए आते थे, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, ठीक। तो इन सब का क्या था, वहां पर स्टडी होती थी। तो ये कल्चरल एक्सचेंज होता था, या फिर वहां पे क्या हो गया, ट्रेड हो गया, पाटलिपुत्र से ट्रेड हो गया या फिर उज्जैन से ट्रेड हो गए। तो ये सारे के सारे रीजंस क्या हुए, डेवलप हुए मौर्यास और गुप्तास के पीरियड में, और क्या बन गए, अर्बन हब बन गए उस टाइम पे। इसके अलावा कौन सा हो गया, मेडिवल पीरियड में दिल्ली सल्तनत या मुगल काल में आपने देखा होगा, दिल्ली हो गया, आगरा हो गया। इसके अलावा कौन सा हुआ, और दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, जयपुर हो गया। ये सारे के सारे सिटीज क्या थे, सारे के सारे सिटीज कैसे डेवलप हुए, भारत से जो ट्रेड होता था, सिल्क का ट्रेड हो गया, या फिर यहाँ से जो मसाले थे उनका ट्रेड हो गया, यहाँ की सिल्क काफी वर्ल्ड फेमस थी तो उसका ट्रेड होता था, या फिर कोई ऑर्नामेंट्स हो गए तो उनका भी ट्रेड हुआ। तो ये सब की सब इनसे क्या हुआ, व्यापार का विस्तार हुआ। व्यापार का विस्तार हुआ तो आपको पता है, अगर अर्बनाइजेशन में व्यापार का विस्तार हुआ है तो क्या हुआ, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लोग ज्यादा खर्च करेंगे, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड होगा, बेटर अपॉर्चुनिटीज होगी। ये तरह से एक तरह से क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, और वो सिटी भी क्या होगी, डेवलप होती जाएगी और विकसित होती जाएगी, विस्तृत होती जाएगी। लोग उसमें क्या करेंगे, माइग्रेशन उनका होगा। तो इस तरह से सिटीज क्या हुई, डेवलप हुई। तो मेडिवल पीरियड में सिटीज लाइक दिल्ली, आगरा एंड जयपुर अंडर द दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर नोन फॉर ट्रेड, ठीक। ट्रेड एंड कल्चरल डेवलपमेंट, ये मैंने आपको बता दिया, इतना समझ में आया। इसके अलावा देखिए, अगर कॉलोनियल पीरियड की कहा जाए तो कॉलोनियल पीरियड में मेन सिटीज कौन कौन सी थी, कोलकाता हो गई, दिल्ली हो गई, आगरा हो गई। इसके अलावा कौन कौन सी थी, मुंबई हो गई, चेन्नई हो गई। तो यहाँ से क्या था, यहाँ से सिल्क का व्यापार होता था। इसके अलावा और कौन सा, ऑर्नामेंट्स हो गए या फिर स्पाइसेस हो गए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यही इसी का तो ट्रेड किया, ठीक। इन सब सिटीज में क्या हो गया, क्राउड बढ़ने लगी, फैक्ट्रीज, जूट मिल्स हो गई तो वो भी क्या हुई, सिटीज में लगी, या फिर कॉटन मिल्स हो गई वो भी लगी। तो इन सब ने क्या किया, उस एरिया का डेवलपमेंट बढ़ा दिया, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने लगा, ठीक। इतना समझ में आया। ये क्या हो गया,
कॉलोनियल पीरियड का हो गया। इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर बात करी जाए, पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ, ये शहर तो बढ़ी, साथ में क्या हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस में फिर क्या आ गया, दिल्ली आ गया। तो इन सब सिटीज का क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है, क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट आया। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट आने से क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। और इकोनॉमिक ग्रोथ हुई तो लोगों का क्या होगा, परचेजिंग पावर कैपेसिटी या फिर खरीदने की क्षमता जो है वो क्या हुई, बढ़ गई। ठीक, तो यही सब क्या है, अर्बन एरियाज के कॉज हो गए कि अर्बन एरियाज कैसे बढ़े। पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम और क्या देखते हैं कि आईटी हब्स आ गए, सर्विस सेक्टर भारत में क्या हुआ, एकदम बूम पे गया। ठीक, भले ही हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बाईपास किया, लेकिन प्राइमरी सेक्टर से सीधा किस पे आए, सर्विस सेक्टर पे। और सर्विस सेक्टर ने क्या किया, उसके बाद 1991 के जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे, उसने भारत के मार्केट को वर्ल्ड मार्केट के लिए खोल दिया। और फिर जो एक्सचेंज हुआ, जो इकोनॉमिक एक्सचेंज हुआ, वो आप जानते हैं कि उसने भारत पर किस तरह का इम्पैक्ट डाला है। ठीक, तो उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ आईटी सिटीज जैसे बेंगलुरु हो गया या फिर हैदराबाद हो गया, नोएडा हो गया, ये सारी सिटीज क्या हो गई, ये सारी की सारी सिटीज और डेवलप हुई। ठीक, तो ये क्या है, भारत में एक तरह से अर्बनाइजेशन की हिस्ट्री। ठीक, इतना समझ में आया आपको। इसके अलावा आप देखिए कि तो एक बार हिस्ट्री आप देख लो जरा। हिस्ट्री में एक तो हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैंने आपको बताया कि जो ग्रिड सिस्टम था या ग्रिड पैटर्न हो गया, इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम हो गया, जो वहां का सेटलमेंट पैटर्न है वो क्या था, वेल स्ट्रक्चर्ड था। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम और ग्रिड सिस्टम हो गया, ड्रेनेज सिस्टम, सेटलमेंट पैटर्न, और इसके अलावा वहां पर जो ग्रेनरीज थी ये भी पाई जाती हैं। ठीक, कहीं पे आपको 2 स्टोरी मिल जाएगा, 3 स्टोरी बिल्डिंग्स, जिनको क्या कहा गया, सीताडेल्स कहा गया। ठीक, तो अर्बनाइजेशन में इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमारी क्या होती है, शुरुआत होती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मौर्यास या फिर गुप्तास, बीच में आपने पढ़े होंगे महाजनपद। महाजनपद जो 16 महाजनपद थे वो क्या थे, वो आपके ट्रेड हो गया या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, कल्चर हो गया, इन सब का क्या था, इन सब का हब था, मींस इन सब का एक सेंटर था। तो ये 16 महाजनपद उस टाइम में क्या हुआ, डेवलप हुए। यही आगे चल के क्या होगा, और ज्यादा विकसित होगा, जो अब सिटीज में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक, मौर्यास के बाद कॉलोनियल पीरियड हो गया। कॉलोनियल पीरियड में सिटीज जैसे हो गई, मुगल पीरियड। तो मुगल पीरियड में क्या होगा, दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, इसके अलावा जयपुर हो गया। ठीक, ये सारी की सारी सिटीज क्या हुई, डेवलप हुई। और अगर देखा जाए फिर कॉलोनियल पीरियड में कोलकाता हो गया, मुंबई, इसके अलावा आगरा, दिल्ली, चेन्नई। ठीक, इन कंट्रीज का क्या, इन सिटीज का क्या हुआ, डेवलपमेंट और ज्यादा हुआ। ठीक, तो ये सब के सब क्या है, ये सारे के सारे हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं कि आखिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अर्बनाइजेशन का क्या रहा। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपको ऐसे लिखने आता है कि अर्बनाइजेशन क्या है, या बून है, या चैलेंज है, शाप है, या फिर एक वरदान है, शहरीकरण क्या है, तो इन सब में अब जब आप ऐसे की शुरुआत करेंगे तो एनेक्डोट से करते हैं, उसके बाद अगर अर्बनाइजेशन में आप क्या लिखेंगे, डेफिनेशन तो हो ही गया, उसके अलावा आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं कि भारत में अर्बनाइजेशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो आप ये सारे के सारे पॉइंट्स उसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और अपने पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। मींस अगर आप कोई पॉइंट लिख रहे हैं
उसको क्या करना है, जस्टिफाई करना है। और जस्टिफाई करने का तरीका क्या है, आपको हर पैराग्राफ में क्या करने हैं, एग्जाम्पल्स कोट करने हैं, रिपोर्ट्स कोट करनी है, या फिर कोई केस स्टडी है, कोई सक्सेसफुल केस स्टडी है, कहीं का कोई एग्जाम्पल है, वो सब कोट करना है। यही सब क्या है, आपके ऐसे को और एनरिच करेंगे। तो ये सारी की सारी, ये क्या हो गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। इतना समझ में आया आपको, ठीक। कभी कभी आपको जीएस के आंसर्स में क्या होंगे, आपको फ्लो चार्ट्स बनाने होंगे। फ्लो चार्ट्स से ये होता है कि जो आंसर है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा और ज्यादा विजिबल हो जाता है। मींस एग्जामिनर को ये समझ में आता है कि आपको जो है वो टॉपिक की क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, जो अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन से क्या होगा, अर्बनाइजेशन से बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक। इसके अलावा क्या हो गया, अगर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है तो क्या होगा, जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, परचेजिंग पावर पैरिटी, या परचेजिंग पावर पैरिटी हो गई, और इन्वेस्टमेंट, क्या होगा, इन सबको और बढ़ावा मिलेगा। आप इन्वेस्टमेंट किस में कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में कर सकते हो, या फिर अपने बिजनेस में कर सकते हो, ठीक। तो इस बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट और बढ़ता है। अगर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी जो कि किसको अट्रैक्ट करेगी, अर्बनाइजेशन को। क्योंकि अगर किसी जगह पर क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, वहां पे जॉब जो है वो क्रिएट हो रही है, रोजगार है, अवसर है, वहां पे आपको इनकम भी अच्छी मिल रही है, बेटर आपको सुविधाएं मिल रही हैं, तो तो वो क्या होगा, और ज्यादा डेवलप होने लगेगा, ठीक। तो यही इकोनॉमिक ग्रोथ किसको कन्वर्ट कर देगा, फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्बनाइजेशन में, ठीक। ये क्या हो गया, एक फ्लो चार्ट हो गया जो कि आप क्या है अपने आंसर्स में बना सकते हैं। तो याद रखिएगा कि आखिर फ्लो चार्ट्स कैसे ड्रॉ होते हैं और कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, आंसर को अच्छा और बेहतर बना सकते हैं, ठीक। इसके अलावा देखिए कॉजेज, मींस आखिर अर्बनाइजेशन के क्या कॉजेज हैं। मीन इसमें हम दो तरह के कॉजेज पढ़ेंगे, एक होता है पुश फैक्टर और एक होता है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर वो हो गया जो आपको ढकेलता है। मींस अगर आप कोई जगह रह रहे हैं, मान लीजिए आपको बहुत दिक्कत है, अगर आप किसी जगह पर रह रहे हैं, बहुत दिक्कत है, तो आप क्या करेंगे, वहां से पुश होना पसंद करेंगे, मींस वहां से आप ढकेले जाएंगे। पुल फैक्टर वो हो गया, आप सोचते हैं कि कहीं मैं ऐसे रह रहा होता, या फिर मेरा घर ऐसा होता, मेरी जॉब ऐसी होती, या फिर मेरी पढ़ाई ऐसी होती, तो हम क्या करते हैं, वहां पे वो हमें क्या करता है, आकर्षित करता है। तो वो क्या हो गया, पुल फैक्टर, मतलब एक ढकेल रहा है तो एक दूसरा क्या कर रहा है, उसको खींच रहा है, ठीक। तो पुल फैक्टर और पुश फैक्टर क्या हो गए, एक तो हो गया पुश फैक्टर, और एक हो गया पुल फैक्टर। तो अगर पुश फैक्टर की बात करी जाए तो पुश फैक्टर में क्या होगा, सिंपल सी बात है, मींस आप जहां पर रह रहे हैं वहां को आपको क्या नहीं मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज जो है या अवसर है वो क्या वहां पर कम है। तो यहां पर क्या हो गया, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज या फिर जॉब्स। मींस अगर आप किसी जगह पर रह रहे हैं वहां पर जॉब क्रिएशन हो ही नहीं रहा है, भले ही वो शहर अच्छा हो लेकिन जॉब क्रिएशन नहीं है, या फिर कोई गांव है तो वहां पर जॉब क्रिएशन नहीं है, तो आप वहां पर क्या करेंगे, वहां से वहां पर मूव होना आप क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे, और किसी ऐसे शहर की तलाश बनाएंगे जहां पर आपको क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक। इतना समझ आया। इसके अलावा लैक ऑफ प्रॉफिट इन एग्रीकल्चर, मींस मेन रीजन क्या है, मेन रीजन यही है कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है या फिर जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, उसकी हालत अगर खराब है, मींस आप जो है फसल बो रहे हैं, किसी तरीके से वो फसल क्या हो गई, किसी कारणवश वो फसल क्या हो गई, खराब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, कोई तूफान आ गया या फिर बारिश हुई, बारिश ना हुई, ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गया, तो फसल आपकी जो रोजी रोटी थी वो किस पर डिपेंड करती थी, वो फसल पर ही डिपेंड करती थी, वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करती थी। लेकिन जब एग्रीकल्चर में से आपको जो उत्पादकता या जो प्रोडक्टिविटी थी वो ना मिली, तो आप क्या सोचेंगे, आप ये सोचेंगे शायद एग्रीकल्चर से अच्छा कोई नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस जो है
अगर मैं वो ज्वाइन कर लूँ तो शायद क्या होने लगे, प्रॉफिट होने लगे, और वो आपको कहाँ मिलेगा, नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस शहरों में मिलेगा। तो ये क्या हो गया, एक पुश फैक्टर हो गया। ये समझ में आ गया। तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ प्रॉफिट इन एग्रीकल्चर। इसके अलावा कोई एनवायरमेंटल क्राइसिस या फिर कैलेमिटीज। कहीं पे मान लीजिए लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, आए दिन वहां पर क्या होते हैं, वहां पे अर्थक्वेक आते हैं, या फिर ड्रॉट हो गया। ये सारे के सारे डिजास्टर्स हैं। अगर ये कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, मूव होने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो एक क्या हो गया, एक एरिया ये हो गया। इसके अलावा अगर पॉलिटिकल क्राइसिस है तो एक रीजन क्या हो सकता है, पॉलिटिकल क्राइसिस से मान लीजिए वहां पर अराजकता फैली हुई है, कोई सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है, सांप्रदायिक दंगे भड़कते रहते हैं। ठीक, तो जान मान की क्या हो सकती है, हानि हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, वहां से मूव होना चालू करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गए, कुछ फैक्टर हो गया। एक तो हो गया रूरल पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने बता दिया कि जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है रूरल एरियाज में वो क्या है, काफी कम है। एकमात्र जो सोर्स है वो क्या है, एग्रीकल्चर है। और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी क्या है, अगर कम है, अगर किसी इलाके में एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम है तो वो क्या करेंगे, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की तरफ क्या करेंगे, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की तरफ विस्थापित होंगे। ठीक, लैक ऑफ बेसिक सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज। जैसे कि क्या हो गया, मान लीजिए जो रूरल एरियाज हैं, रूरल एरियाज में अक्सर क्या होता है, जो वहां पे एजुकेशन है और हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर हो गया, हेल्थ केयर, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज हो गई। ये सारी की सारी फैसिलिटीज क्या होती हैं, वहां पर इतनी सुविधाएं हमें गाँव में नहीं मिलती हैं। ठीक, तो ये सारी की सारी क्या चीजें होती हैं कि अक्सर देखा होगा आपने कि शहर के जो गांव के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, शहरों की तरफ पढ़ाई के लिए जाते हैं। ये 90% ऑफ द केसेस में ये होता है। अगर कोई गांव में बीमार हो गया तो वो क्या करता है, शहर की तरफ मूव करता है, क्योंकि वहां उसको क्या मिलेगा, अच्छा इलाज मिलेगा। इसका मेन रीजन क्या है, जो हमारे यहाँ जो प्राथमिक चिकित्सालय हैं या प्राइमरी हेल्थ केयर, हमारे यहाँ का जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है वो क्या है, वो डगमगाया हुआ है। मीन्स कहीं मेडिसिन नहीं है, कहीं दवाइयाँ नहीं है, कहीं डॉक्टर्स नहीं है, कहीं स्टाफ नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या करती हैं, एक तरह से ढकेलती हैं। ये सारी की सारी चीजें क्या है, पुश फैक्टर है। ठीक, इतना समझ आया। इसके अलावा देखो, डिजास्टर बता दिया, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या फिर डिजास्टर, लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज। मीन्स वहां पर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है एग्रीकल्चर के अलावा, क्योंकि एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री है भारत, ये आप याद रखिए। ठीक, जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, पंजाब तो ठीक है, हरियाणा, राजस्थान, ये सारे के सारे क्या हैं, एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री, सिटी, सॉरी स्टेट्स हैं। तो अधिकतर यहाँ जो लोग बसते हैं वो कहाँ बसते हैं, गाँव में। ठीक है, और गाँव में एकमात्र सोर्स है एग्रीकल्चर। अगर वही प्रोडक्टिविटी वहां पर कम रही तो लोग क्या करेंगे, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की तरफ मूव करेंगे। ये सारे के सारे क्या हो गए, पुश फैक्टर हो गए। इसके अलावा देखो पुल फैक्टर, देखो पुल फैक्टर क्या होंगे। अगर पुल फैक्टर की बात की जाए, पुल फैक्टर मतलब कौन सी चीज है जो आपको आकर्षित कर रही है या फिर अट्रैक्ट कर रही है कि आपको जो है शहरों की तरफ जाना है। तो पुल फैक्टर वही होंगे जो पुश फैक्टर में आपको जो कमी लगी। मींस पुल फैक्टर में हमने देखा, सॉरी जो पुश फैक्टर था, यहाँ इसमें लिख ही लेते हैं। इसमें आप देखिए, जो पुश फैक्टर था, पुश फैक्टर में हमने देखा था कि लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। मींस इसका यह है कि अगर हम पुल फैक्टर की बात करें, जब पुल फैक्टर की बात करेंगे तो क्या होगा, यहां पर क्या होगा, एम्पल या फिर सफिशिएंट क्या होगा, जॉब
अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे क्या होगा, सफिशिएंट जॉब अपॉर्चुनिटीज हो गए। मीन्स आपके पास अगर आप सर्च करते हैं या फिर उस एरिया में ढूंढते हैं किसी शहर में जाके, तो वहां पर आपको क्या मिलेंगे, रोजगार के साधन मिलेंगे। ठीक, तो एक रीजन ये हो गया पुल फैक्टर का। इसके अलावा देखो, पुश फैक्टर हमने देखा था लैक ऑफ प्रॉफिट इन एग्रीकल्चर। यहां हम क्या करेंगे, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की क्या करेंगे, तलाश में होंगे। ठीक, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज क्या हो गई, या तो आप किसी प्लांट में काम करेंगे, या फिर इंडस्ट्री हो गई, प्लांट हो गया। ठीक, इसके अलावा कोई बिजनेस हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, पुल फैक्टर हो गए। इसके अलावा देखो, एनवायरमेंटल क्राइसिस, मींस यहां पर क्या होगा, प्रॉपर अर्ली वार्निंग सिस्टम भी होंगे, या फिर क्या होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम होगी। क्या होगी, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम। इसके अलावा पॉलिटिकल क्राइसिस हो सकता है, यहां पर क्या हो, पॉलिटिकल क्राइसिस हो, लेकिन यहां पर क्या है, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो क्या है, कंट्रोल में हो। ठीक, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, पुल फैक्टर हो गए। इसके अलावा क्या हो गया, बेटर फैसिलिटीज, किसमें, बेटर फैसिलिटीज किसमें, एजुकेशन में, या फिर हेल्थ केयर हो गया। इसके अलावा क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। ठीक, तो ये क्या होता है यहाँ पे, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर या फिर पाइप सप्लाई। ठीक, इसके अलावा क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। ठीक, और बेटर कनेक्टिविटी टू विलेजेस, टाउन्स, सिटीज। एक शहर से दूसरे शहर की जो कनेक्टिविटी है, या फिर जो सड़क की जो क्वालिटी है, जो रोड क्वालिटी है, वो क्या होगी, बेटर होगी। अगर रोड क्वालिटी अच्छी है, मींस आपको ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा, आसानी होगी। आप एक शहर से दूसरे शहर आसानी से जा सकते हैं, आपका टाइम बचेगा। मींस सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए आप कोई हॉर्टिकल्चर का बिजनेस है, आपका हॉर्टिकल्चर का बिजनेस है, वेजिटेबल्स हैं, अगर आप सब्जियां उगा रहे हैं और आपको एक शहर से दूसरे शहर ले जानी है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन वो क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, वरना फल हो गए या सब्जियां हो गई, वो क्या होंगी, खराब हो जाएंगी। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन का भी क्या रहता है, रोल रहता है। ठीक, ये सारे के सारे क्या हो गए, पुश फैक्टर हो गया और पुल फैक्टर हो गया। इतना समझ में आया। तो क्वेश्चन अगर ऐसे आता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के क्या कारण हैं, चर्चा कीजिए। तो आपको क्या लिखना है, आपको एक तरफ लिखना है पुल फैक्टर, ठीक है, और एक तरफ क्या लिखना है, पुश फैक्टर, मतलब ढकेलने वाले और आकर्षित करने वाले। इससे क्या होगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिए। ठीक, इसके अलावा देखिए, टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि आखिर जो अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण है, वो आखिर उसमें वो कितने तरीके का है, वो कितने प्रकार का है। ठीक, तो पहले हम पढ़ेंगे सेंसस टाउन क्या होता है, या फिर जनसंख्या, जो जनसंख्या शहर है वो क्या होता है। उसके अलावा क्या हो गया, स्टेटरी टाउन हो गए, जो वैधानिक टाउन्स हैं, जो वैधानिक टाउन होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक, और इसके अलावा सैटेलाइट टाउन या उपग्रह टाउन, ये क्या होते हैं। अर्बन एग्लोमेरेशन क्या होता है, या फिर शहरी संकुलन क्या होते हैं। ओवर अर्बनाइजेशन क्या होता है, काउंटर अर्बनाइजेशन क्या होता है। ये सारे के सारे क्या हो गए, इसके टाइप हो गए। तो सबसे पहले कौन सा है, सेंसस टाउन। अगर सेंसस टाउन की बात करी जाए तो सेंसस टाउन में ये है कि जो शहर की जो जनसंख्या है, उस एरिया की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 5000 से तो ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा क्या हो गया, 5000 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है या जनसंख्या घनत्व है, मींस एक वर्ग किलोमीटर में, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितनी जनसंख्या रहती है। ठीक, वही क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है, या पॉपुलेशन डेंसिटी। वो कितनी होनी चाहिए, 400। ठीक, इसके अलावा क्या है, जो वहां की जो मेल है,
जो मेल पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में क्या होनी चाहिए, इन्वॉल्व होनी चाहिए, उनका परसेंटेज कितना होना चाहिए, 75%। तो ये क्या हो गया, अगर सेंसस टाउन की डेफिनेशन आती है कि सेंसस टाउन क्या होते हैं, तो सेंसस टाउन क्या होते हैं, गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया बना रखा है कि सेंसस टाउन का आखिर क्राइटेरिया क्या है। तो जहां पॉपुलेशन क्या हो, 5000 से ज्यादा हो, और जहां पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी हो, 400 किलोमीटर स्क्वायर। इसके अलावा जो वहां पर मेल पॉपुलेशन है, मेल पॉपुलेशन 75% मेल पॉपुलेशन, ये क्या हो, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में क्या हो, इन्वॉल्व हो। मींस इनका जो रोजगार है, 75% मेल पॉपुलेशन का जो रोजगार है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, मतलब कोई बिजनेस है लेकिन एग्रीकल्चर से ना हो, ठीक, ये खेती ना करते हो। तो 75% हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी 400 किलोमीटर स्क्वायर हो गया, और जो सेंसस टाउन में जो पॉपुलेशन है वो 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि जो भारत है, तो भारत में 2011 जो 2011 सेंसस है, 2011 सेंसस के अनुसार जो इंडिया में अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो वो कितनी है, 382 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक, 382। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो कितना है, अगर उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करी जाए तो कितनी है, 829 किलोमीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कितना सघन उत्तर प्रदेश बसा हुआ है अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो। इसके अलावा बिहार में जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो क्या है, यूपी से भी ज्यादा है। मींस स्टेट का जो एरिया है वो क्या है, छोटा है, लेकिन वहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो उनकी जनसंख्या क्या है, ज्यादा है, ठीक। तो इतना समझ में आया पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, और सेंसस टाउन किसे कहते हैं। इसके अलावा देखो स्टैट्यूटरी या फिर वैधानिक टाउन क्या कहलाते हैं। वैधानिक टाउन वो है जिनको जो सरकार जिन्होंने जो लॉ के तहत बने हुए हैं, मींस जिनको लॉ में जगह मिली हुई है, ठीक। तो स्टैट्यूटरी टाउन या स्टैट्यूटरी का मतलब ही क्या होता है, एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और एस्टेब्लिश्ड बाय एक्ट, ठीक। मींस वहां पे क्या हो, वहां पर नगर निगम हो, म्युनिसिपैलिटीज हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, अर्बन लोकल बॉडीज हो, ये सारे के सारे वहां पर क्या हो, फैसिलिटीज, ये वहां पर ये संस्थाएं पाई जाते हैं या फिर ये इंस्टीट्यूशन वहां पर पाए जाते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, अगर आप ललितपुर की बात करो, तालवेट हो गया, पाली हो गया, महरौनी हो गया, ये ललितपुर के आसपास का एरिया है। ये सारे के सारे क्या है, स्टेटरी टाउन है। भारत में आप ललितपुर में आपने देखा होगा, तो ललितपुर में क्या है, नगर पालिका है, ठीक है। झांसी में क्या है, झांसी में नगर निगम है, ठीक। इनको कैसे स्टैब्लिश किया गया, इनको स्टैब्लिश कैसे किया गया था, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक। इससे क्या, जो म्युनिसिपैलिटीज थी या फिर जो अर्बन लोकल बॉडीज थी, अर्बन लोकल बॉडीज, तो इनको क्या मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस या फिर संवैधानिक दर्जा, इनको क्या मिला, संवैधानिक दर्जा मिला, ठीक, इस एक्ट के तहत। इतना समझ में आया कि स्टेटरी टाउन्स क्या होते हैं, जहां पर आपको अर्बन लोकल बॉडीज हो गई या फिर कैंटोनमेंट बोर्ड हो गया, जहां से आपने देखा होगा कैंट एरिया होता है, ठीक। ये सारे के सारे क्या कहलाए, स्टैट्यूटरी टाउन। इसके अलावा सैटेलाइट टाउन या उपग्रह। सैटेलाइट टाउन क्या होते हैं, देखो सैटेलाइट टाउन क्या होते हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू अ लार्जर सेंटर। मींस आपने देखा होगा दिल्ली के आसपास, दिल्ली एनसीआर का रीजन, दिल्ली एनसीआर के रीजन में फरीदाबाद हो गया, ठीक, या फिर नोएडा हो गया, गुरुग्राम हो गया, तो ये सारे के सारे, या मुंबई में देखो नवी मुंबई हो गया। तो ये क्या हो गए, ये अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए किस पे डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, जो
मेन सिटी है जैसे दिल्ली हो गई, ठीक, तो इस पे क्या है, इस पे डिपेंडेंट है सैटेलाइट टाउन। देखो सैटेलाइट टाउन बनाने का एक रीजन ये भी है कि सैटेलाइट टाउन हमें हेल्प करते हैं, जो एक सेंटर सिटी है या फिर जो बड़ी सिटी है उस पर जो है लोड या फिर जो प्रेशर है, पॉपुलेशन प्रेशर है, वो क्या हो, कम हो। मींस आपका जो आसपास का एरिया होगा वो क्या होगा, अर्बनाइज्ड होगा। इसको ऐसे समझिए जैसे जो सैटेलाइट टाउन है, सैटेलाइट टाउन में अगर बात की जाए तो जैसे दिल्ली है, दिल्ली के आसपास आपको क्या मिलेगा, गुरुग्राम हो गया, नोएडा हो गया, फरीदाबाद हो गया, ठीक, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा या फिर गाजियाबाद हो गया। ये सारे के सारे शहर क्यों बसाए गए, इनका मेन रीजन क्या था, इनका मेन रीजन यही था कि जो दिल्ली है, दिल्ली पे जो पॉपुलेशन प्रेशर है, जो दिल्ली पे पॉपुलेशन प्रेशर है वो क्या किया जाए, उसको कम किया जाए। क्योंकि एक शहर है, शहर में जो बिजली है, पानी है, ये रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। मींस आप उनका कितना एक्सट्रैक्शन करेंगे, कितना एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, एक यही क्या कहलाता है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन कहलाता है, ठीक। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए हमने क्या किए, जो मेन सिटी है उसके आसपास कई सिटीज क्या करी, डेवलप करी। और इन सिटीज का काम क्या था, जो मेन सिटी है उस पर जो ये प्रेशर है उस प्रेशर को रिमूव करना और वहां पे क्या करना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देना। क्योंकि ये क्या है, ये ऑलरेडी इस बड़ी सिटी से क्या है, कनेक्टेड है। यही क्या कहलाया, सैटेलाइट टाउन कहलाया, ठीक। इतना समझ में आया, अब शायद क्लियर हो गया होगा कि आखिर सैटेलाइट टाउन क्या होते हैं, ठीक। इसके अलावा देखो सैटेलाइट टाउन के अलावा अगर देखा जाए तो अर्बन एग्लोमरेशन मींस शहरी संकुलन क्या होते हैं। मींस अगर जैसे दिल्ली है तो दिल्ली के आसपास छोटे छोटे टाउन भी होंगे, वो भी क्या कर रहे हैं, आगे और फैलते जा रहे हैं। कुछ गांव होंगे तो वो भी आगे बढ़ रहे हैं, यही क्या कहलाया, शहरी संकुलन कहलाएगा, ठीक। इसके अलावा देखो ओवर अर्बनाइजेशन। ओवर अर्बनाइजेशन क्या कहलाता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ओवर अर्बनाइजेशन मींस ये है कि किसी जगह का जो शहरीकरण है वो क्या हो गया, एक लिमिट को क्या कर गया, क्रॉस कर गया। मींस वहां पर अगर 100 लोग रह सकते थे, जो कि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। मींस किसी शहर में अगर पॉपुलेशन 100 है और वही उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, अगर वहां पर 110 लोग आ गए, ठीक, वो क्या हो गया, ओवर पॉपुलेशन तो हो ही गई और ओवर अर्बनाइज्ड भी हो गया। मींस अगर पॉपुलेशन कहीं पर अर्बनाइज्ड है और वो क्या है, ओवर अर्बनाइज्ड कैसे होगा, अगर वहां पे जो कैपेसिटी है वो उसको भी क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए, तो यही क्या कहलाएगा, ओवर अर्बनाइजेशन कहलाएगा। मींस मान लीजिए अगर आप कहीं पर 1 लीटर पानी है और उसी को ही यूज कर सकते हैं, लेकिन वो क्या हो गया, ओवर यूटिलाइज्ड हो गया, मींस आपके पास बचा ही नहीं, तो वही क्या कहलाया, ओवर अर्बनाइजेशन कहलाया। इसके अलावा देखो सब अर्बनाइजेशन। सब अर्बनाइजेशन का मतलब ये है कि जो रूरल एरियाज जो है, हमारे रूरल एरियाज भी अब किस में डेवलप हो रहे हैं, अर्बन एरियाज में धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। मींस जो टाउन्स हैं, टाउन्स किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, सिटीज की तरफ मूव कर रहे हैं। जो रूरल एरियाज हैं या फिर जो विलेजेस हैं वो किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, टाउन की तरफ मूव कर रहे हैं। जो सिटीज हैं, सिटीज किसकी मूव कर रही हैं, मेगा सिटीज की तरफ या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज, ठीक। तो यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा सब अर्बनाइजेशन। सब अर्बनाइजेशन जो है इन दो चीजों से रिलेटेड है, ठीक। इसके अलावा देखो काउंटर अर्बनाइजेशन। काउंटर अर्बनाइजेशन क्या कहलाता है, काउंटर अर्बनाइजेशन आपने देखा होगा कब, काउंटर अर्बनाइजेशन आपने फील किया होगा कोविड-19 के टाइम। कोविड-19 के टाइम क्या हुआ, शहरों में क्या हुआ, कोविड-19 फैला। कोविड-19 जब फैला तो लोगों ने कहाँ मूव किया, अपने गांवों की तरफ। लोग अपने गांव मूव करने लगे और माइग्रेट करने लगे। तो ये क्या हो गया, रिवर्स माइग्रेशन। मींस अभी जो था, जो रूरल एरिया से
जो माइग्रेशन हो रहा था, जो माइग्रेशन हो रहा था वो कहाँ हो रहा था? सिटीज की तरफ। अगर यही माइग्रेशन कहाँ होने लगे? गांवों की तरफ होने लगे, तो यही क्या कहलाएगा? रिवर्स माइग्रेशन। रिवर्स माइग्रेशन, ठीक। और रिवर्स माइग्रेशन अगर हुआ तो लोग कहाँ मूव करेंगे? अपने जो गांव है उन्हीं की तरफ मूव करेंगे, ठीक। इतना समझ में आया? तो काउंटर अर्बनाइजेशन क्या होता है। इसके अलावा देखो, इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। आखिर जो अर्बनाइजेशन है उसका क्या इम्पैक्ट है? सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है? वुमन पे क्या इम्पैक्ट है? वहाँ का जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उन पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है? कास्ट पे क्या इम्पैक्ट है? फैमिली सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट है? ये सब हम जानने वाले हैं, ठीक। तो फैमिली और किनशिप, इस पर क्या इम्पैक्ट है? सिंपल सी बात है, फैमिली पे क्या है? आपने देखा होगा न्यूक्लियर फैमिली कल्चर, ये मैं आपको बता चुका हूं। न्यूक्लियर फैमिली कल्चर, न्यूक्लियर फैमिली कल्चर, ठीक। न्यूक्लियर फैमिली कल्चर क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मूव कर रहा है एजुकेशन के लिए, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए, जॉब के लिए, तो क्या होगा? फैमिली टूटने लगेगी, और फैमिली जब टूटती है तो क्या होगा? ज्वाइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होने लगती है, ठीक। एक रीजन ये हो गया, एक इम्पैक्ट ये हो गया। इसके अलावा देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कास्ट टू क्लास। इसका मतलब ये है कि जो कास्ट सिस्टम है वो कहाँ प्रिवेलेंट है? खैर शहरों में तो है ही, गांवों में तो है, शहरों में प्रिवेलेंट है, लेकिन वो क्या है? धीरे धीरे डिजोल्व भी हो जाता है। कैसे? अगर आप कहीं जॉब करने जाते हैं तो आपको जो जॉब है वो किसके बेसिस पे मिलती है? जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपके टैलेंट है, आपके टैलेंट पे और आपके जो स्किल्स हैं उसके बेसिस पे आपको जॉब मिलती है। तो क्या होगा? वो कास्ट एक तरह से क्या हो रही? वहां पे डिसॉल्व हो गई। यही आपको संवैधानिक अधिकार भी दे रखा है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 के, इक्वालिटी बिफोर द लॉ या फिर राइट टू इक्वालिटी में, कि वहां पर कोई भी आप पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर आप किसी संस्था में, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप अगर एडमिशन लेने जाते हैं या फिर कहीं जॉब लेने जाते हैं, तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट आपको वहां पर क्या है? अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक। तो एक अर्बनाइजेशन का एक इम्पैक्ट क्या हुआ? कास्ट डिसॉल्व हो गई और क्या आ गया? क्लास आ गया। जैसे अब क्या होगा? लोअर क्लास हो गया, या फिर मिडिल क्लास हो गया, और क्या हो गया? अपर क्लास हो गया, ठीक। लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। किसके बेसिस पे? इनकम के बेसिस पे। मींस पहले जो बाइफर्केशन था, जो सोशल सेग्रीगेशन था, वो किस पे बेसिस था? उसका बेस था कास्ट। लेकिन अब क्या हो गया? वो इनकम में कन्वर्ट हो गया। मींस आपका जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है अब वो बताएगा आप जो है हायरार्की में किस पायदान पे हैं। मींस आप लोअर क्लास में आते हैं, मिडिल क्लास में भी आते हैं। मिडिल क्लास में भी आपने दो पढ़े होंगे, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, ठीक। ये सेग्रीगेशन, ये जो बाइफर्केशन है वो किसके बेसिस पे है? इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पे, ठीक। इसके अलावा इंप्रूव्ड स्टेटस ऑफ वुमन। मींस शहरों में आपने देखा होगा कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं एजुकेशन के लिए या फिर जॉब के लिए वुमेन के लिए, वो क्या है? काफी हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जो वुमेन वर्कफोर्स है वो 23% से कितना बढ़ गया है? 37%। तो ये बताता है कि इकोनॉमिक जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं या एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज है वो क्या है? महिलाओं के लिए भी क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। यही किसका इम्पैक्ट है? अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट है। गाँव से लोग आ रहे हैं, गाँव से कोई वुमन आती है, यहाँ पे स्टडी करती है शहरों में, और क्या करती है? जो अपॉर्चुनिटीज अगर लेती है तो क्या होगा? उसका स्टेटस क्या होगा? ऊपर उठेगा। इसके अलावा क्या हो गया? इकोनॉमिक ग्रोथ। सिंपल सी बात है, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, कहीं पे इंडस्ट्रीज लग रही हैं, तो वो क्या होगा? एक तरह से कैपिटल फॉर्मेशन। क्या हो गया? कैपिटल फॉर्मेशन। और कैपिटल फॉर्मेशन ही क्या जनरेट करता है? रेवेन्यू या फिर इनकम। तो कैपिटल फॉर्मेशन ही क्या है? इनकम जनरेट करता है। और इनकम अगर जनरेट हुई तो क्या होगा? जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक। तो एक इंपैक्ट ये हो गया। इसके अलावा इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। मींस हमें शहरों में बेहतर स्कूल मिलते हैं, बेहतर हॉस्पिटल मिलते हैं, बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज मिलती हैं,
ठीक, यही क्या है, इम्पैक्ट है। इसके अलावा इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं शहरों में क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं, और यहीं पे हमें क्या है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ठीक, एक्सेस टू बेस्ट बेटर सर्विसेज, वही है कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं या फिर जो एजुकेशनल हो गए यहाँ पर, या फिर एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गया, इसके अलावा क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आवागमन के साधन, और वाटर सप्लाई, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी, और क्या है, हाउसिंग, रहने की जगह। ठीक, ये सारे के सारे क्या हो गए, इम्पैक्ट हो गए, जो कि कौन से इम्पैक्ट हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट है। मींस अर्बनाइजेशन ने हम पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले हैं, ये सारे के सारे क्या है, वही इम्पैक्ट है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा अगर देखी जाए तो जो प्रॉब्लम्स हैं, अब जाहिर सी बात है अगर कोई व्यक्ति मूव कर रहा है, कहीं माइग्रेशन हो रहा है, बल्क माइग्रेशन हो रहा है, तो क्या होगा, उस जगह पे जहां माइग्रेशन हो रहा है, जिस शहर में हो रहा है, जहां पर लोग आ रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आप कितना एक्सप्लॉइट करेंगे, वहां का जो वाटर लेवल है वो क्या होगा, नीचे गिरेगा। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज क्या है, वो भी लिमिटेड है कि नहीं है, अगर लिमिटेड है तो उनका एक्सप्लॉइटेशन भी आप ज्यादा नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, एक तरह से प्रेशर डेवलप होगा। ठीक, तो इसमें हम आगे देखेंगे, इसमें क्या है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, मीन्स जो वसीकरण है या फिर जो लोग बस रहे हैं, बसावट है, जो पैटर्न है सेटलमेंट का, वो क्या है, अनइवन है, मीन्स कहीं भी बस रहे हैं। ठीक, अगर कहीं भी बसना है विदाउट एनी पैटर्न, ठीक, वो क्या होगा, वो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन होगा, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, बहुत ही हजार्डस होगा। कैसे होगा, वो हम आगे देखेंगे। स्लम डवेलिंग मीन्स अगर हाउसिंग फैसिलिटीज या फिर जो रहने की जो व्यवस्था है, जहां पर घर है, वो क्या है, लिमिटेड है, सभी कोई क्या हो अफोर्ड नहीं कर सकता है, काफी महंगे हैं, तो क्या होगा, झुग्गी झोपड़ियों का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। आपने देखा होगा मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पर स्लम एरियाज है, ठीक है, जो कि अनऑर्गेनाइज बिजनेस का यहाँ पे क्या होता है। तो अगर हाउसिंग फैसिलिटीज क्या है, लिमिटेड है, तो क्या होगा, वहां पर स्लम्स हैं या झुग्गी झोपड़ियां हैं, उनका क्या होगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। इसके बाद हाई इनकम इनइक्वालिटी, इसको मैंने अभी आपको बताया था कि जो लोअर क्लास हो गई या फिर मिडिल क्लास हो गया और अपर क्लास हो गया, ये क्या हो गया, क्लास का बाइफर्केशन हो गया। ठीक है, लोगों का जो बाइफर्केशन है वो किसकी वजह से, किस पे बेसिस हो गया, किसकी बेसिस पे, इकोनॉमिक बेसिस पे या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पे। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इनइक्वालिटी और बढ़ेगी, मींस जो लोअर क्लास होगा, जो अपर क्लास होगा, इन दोनों की जो लिविंग स्टैंडर्ड है, सॉरी, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक, दोनों में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होगा। आपने पढ़ा होगा कि जो भारत में ऑक्सफॉर्म की जो रिपोर्ट है वो क्या बताती है, ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट ये बताती है कि जो टॉप 1% है, भारत की जो टॉप 1% पॉपुलेशन है, वो मोर देन 50% वेल्थ है उसको क्या करती है, अक्वायर करती है। मीन्स 1% पॉपुलेशन के पास जो वेल्थ है वो मोर देन 50% है। आप समझ रहे हैं कि इनकम इनइक्वालिटी किस तरह फैली हुई है पूरे भारत में। ठीक, ये एक रीजन ये हो गया। इसके अलावा पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिन लोगों को फैसिलिटीज, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन का एक तबका वो भी होता है जो सारी की सारी फैसिलिटीज नहीं ले सकता है ड्यू टू द इकोनॉमिक रेस्ट्रेंट्स, यार जो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जो इकोनॉमिक लिमिटेशंस होती हैं, किसी के पास इतना इनकम नहीं है कि वो उसको फैसिलिटीज को अफोर्ड कर सके, तो क्या होगा, तो वो एजुकेशन अपने बच्चों को एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं दे पाएगा। इसके अलावा जो उसका खर्च होगा वो क्या होगा, आपने सुना होगा कि आउट ऑफ पॉकेट
एक्सपेंडिचर, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ये क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब है कि जो आपकी जो जैसे हेल्थ हो गया, तो अगर आप कहीं पर ट्रीटमेंट लेने जाते हैं तो आप फीस देते हैं, दवाइयाँ खरीदते हैं, तो ये क्या हो गया, आपका एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, आपका बढ़ गया। और अगर आप किसी ऐसी जगह पर रह रहे हैं, मान लीजिए आप पास अगर कोई व्यक्ति है, उसके पास घर नहीं है, होमलेस है, झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, तो वहां पर आपने देखा होगा अधिकतर वहां क्या होती है, डिसीज होती हैं, बीमारियां फैली होती हैं, हैजा हो गया, ठीक है, या फिर आप इंसेफ्लाइटिस हो गया, तो मलेरिया हो गया, ये सारी की सारी बीमारियां वहां क्या होती हैं, रहती हैं, क्योंकि वहां पर साफ पानी, क्लीन वाटर सप्लाई वहां पर नहीं है। ये आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी, ठीक है, जब भी आप दिल्ली या मुंबई की स्लम रिपोर्ट्स देखिए, वहां पर क्या हाल है, लोग किस हाल में रह रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन इशू, ट्रांसपोर्टेशन इशू का मतलब ये है, अगर प्राइवेट व्हीकल, अगर शहरों में प्राइवेट व्हीकल बढ़ गए तो क्या होगा, कंजेशन, शहर क्या हो जाएंगे, कंजेस्टेड हो जाएंगे। आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो बेंगलोर है, बेंगलोर जो है वो फेमस ही इसी के लिए है कि वहां पे अगर आप ट्रैफिक में फंस गए तो कई घंटों तक आप ट्रैफिक में ही फंसे रहेंगे। ये क्यों है, क्योंकि कंजेशन या फिर जो प्रेशर है सड़कों पर, ठीक है, व्हीकल के बढ़ने से वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इशू हो गया। इसके अलावा हेल्थ क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस कैसे होंगे, अगर कहीं पे फैसिलिटीज अच्छी नहीं है तो क्या होगा, हेल्थ क्राइसिस होंगे, मीन्स वहां पर डिसीज होंगे। और अगर वहां पे क्लीनलीनेस नहीं है तो क्या होगा, मलेरिया, टाइफाइड या फिर कोलेरा, ये सारी की सारी बीमारियां क्या हो जाएंगी, वहां पर फैलेंगी। इंक्रीज क्राइम रेट्स, क्राइम रेट्स कैसे बढ़ेगा, देखिए जॉब भी जो है वो क्या है, लिमिटेड है, सभी को जॉब प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, या फिर अगर किसी के पास है तो वहां पर स्किल नहीं है, स्किल और जॉब मिसमैच है, कोई इतना एजुकेटेड नहीं है कि जॉब उसको प्रोवाइड कराई जाए, तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो बेरोजगारी का जो रेट है, दर है, वो क्या होगी, वो बढ़ेगी। अगर वो बढ़ी तो हो सकता है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए कोई क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है और अगर आपकी जो ग्रोथ है वो क्या ना हो, इंक्लूसिव ना हो। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इंक्लूसिव ग्रोथ इंक्लूसिव ना हो, तो ये सारी की सारी किस में रिजल्ट होगा, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इंक्रीज क्राइम रेट्स। आपने सुने होंगे कि जो रेप है, रेप हो गए तो क्या हो गया, या फिर महिलाओं पे क्या है, अत्याचार है, डोमेस्टिक वायलेंस है, ये सब के सब क्या हो गए, बढ़ने लगे हैं। ठीक, इसके अलावा देखो रीजनलिज्म, रीजनलिज्म का मतलब ये हो गया, या क्षेत्रवाद का मतलब ये हो गया, मान लीजिए कोई यूपी या बिहार से कोई काम करने जा रहा है किसी अदर स्टेट में, ठीक, तो लोग ये सोचने लगे कि बाहर का कोई व्यक्ति है वो आके हमारे स्टेट में क्या कर रहा है, जॉब हमसे ही छीन रहा है, हमसे रोजगार छीन रहा है। और जॉब किसके पास जा रही है, जो बाहर का जो किसी अदर स्टेट का व्यक्ति है जो काम करने आया है, उसने क्या किया, आपकी जॉब छीन ली। ऐसा अगर मानसिकता आने लगी तो क्या होगा, ये एक तरह से क्षेत्रवाद को जन्म देगा। और अगर ये रीजनलिज्म में कन्वर्ट हुआ तो वहां क्या होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा, हो सकता है कि वायलेंस हो। ठीक, इसके बाद एट्रोसिटीज, जो लोग आए हैं उन पर अत्याचार हो। तो ये सब के सब रीजन क्या हो गए, ये सारे के सारे जो है अर्बनाइजेशन के बैड इम्पैक्ट या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट, क्या क्या इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे के सारे हो गए। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप देखेंगे, इसी से रिलेटेड क्या है, ग्रीन हाउस गैस हो गई, या फिर जो पॉल्यूशन है, आपने देखा होगा जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का, वो क्या है, खराब ही रहता है। उसका एक मेन रीजन क्या है, पॉल्यूशन। ठीक, जो ट्रैफिक है, जो व्हीकल पॉल्यूशन है, व्हीकुलर एमिशंस जो होते हैं उनकी वजह से, तो ये सारे के सारे क्या है, इश्यूज हैं। ठीक, इसके अलावा देखिए एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट पब्लिश किया है किसने, यहाँ लिखा नहीं है, IBM में, एक IBM ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। तो IBM के अनुसार
क्या है, आईबीएम के अनुसार ये है कि with a population of more than 1.2 बिलियन, ठीक है, प्रोजेक्टेड टू बी इंडिया वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस बाय 2025। मींस इसका मतलब ये है कि 2025 तक भारत क्या हो जाएगा, मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा भारत में, इसके अनुमान के अनुसार। और 2050 तक क्या लिखा है, 2050 तक जो है भारत में जो अर्बन पॉपुलेशन है वो लगभग कितनी हो जाएगी, 50% पहुंच जाएगी। मींस अभी कितनी थी 2011 में, 31%। 2030 में कितनी अनुमानित है, 40%। और 2050 तक कितनी है, 50%। तो अब आप देख रहे हैं कि शहर में और गांव में कितना रेशियो हो गया है। मींस गांव में रोजगार के जो साधन है वो क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, अगर रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक, इसके अलावा सिटीज देखो, सिटीज में पॉपुलेशन कितनी पहुंच जाएगी, लगभग कितना, 3 करोड़, ठीक, सॉरी 30 करोड़। ठीक, इसके अलावा देखो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर, मींस इसका है 74% ऑफ हाउस होल्ड इन इंडिया सर्व्ड बाय पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई। मींस अगर वाटर सप्लाई का एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा है तो क्या होगा, वाटर पॉल्यूटेड होगा। ठीक, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है। अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं किस पर आएगा, जो वो पॉपुलेशन है जो उस एरिया में रह रही है। ठीक, तो ये रिपोर्ट क्या है, ये रिपोर्ट वही बताती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आखिर क्या है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन जो हाउसिंग लिमिटेशंस है वो क्या है वहां पर है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, मींस अगर पर्सनल व्हीकल्स बढ़े, अगर पर्सनल व्हीकल्स बढ़ने लगे हैं इसमें जैसे 3 टाइम्स, मींस 2012 में जितने थे और 2021 में जितने हैं, लगभग 3 गुना। तो इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन इश्यू पैदा होंगे और ये प्रेशर डालेंगे किस पर, मींस कंजेशन हो गया, ये इसका क्या हो गया, इम्पैक्ट हो गया। इसके अलावा पॉल्यूशन, ये तो आपको पता ही है, पॉल्यूशन। ठीक, 2015 में क्या कहा गया है, 2015 में ये कहा गया है कि एक्सपेक्टेड है कि इंडिया क्या हो जाए, तीसरी सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कंट्री बन जाए। ठीक, इसके अलावा चाइना और यूएसए के अलावा। ठीक, इतना समझ में आया, मींस कार्बन एमिशन में भारत क्या है, तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। ये आईबीएम की रिपोर्ट है। ठीक, इसके अलावा देखो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, सरकार ने जो अर्बन एरियाज हैं आखिर उसको अच्छा बनाने के लिए क्या क्या उपाय किए हैं, क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। तो ये देखा जाए तो इसमें क्या है, अमृत, क्या है ये, अमृत मींस अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन ऑफ एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें अगर बात की जाए तो इसमें जो है अमृत मिशन में ये कहा गया कि हमारा जो सीवेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, वाटर सप्लाई है, या फिर वेस्ट मैनेजमेंट है, हम क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट का जो एम है वो क्या है, इस पर फोकस है कि हम आखिर कैसे जो सीवेज ट्रीटमेंट है या फिर जो वेस्ट मैनेजमेंट है, वाटर सप्लाई है, इन सबको और कैसे बेहतर बना सकते हैं, किस टेक्नोलॉजी का हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि जो सीवेज सिस्टम है वो क्या है, वो प्रॉपर फंक्शन करे। ठीक है, अगर ड्रेनेज सिस्टम बेटर हुआ तो इसके सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा, सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होगा कि अगर ड्रेनेज सिस्टम बेटर है तो कहीं पर अगर बारिश हो रही है, किसी शहर में बारिश हो रही है, तो वहां पर फ्लड आने के चांसेस क्या है, कम हो जाएंगे। आपने देखा होगा ड्यू टू पुअर ड्रेनेज, पुअर ड्रेनेज सिस्टम, तो कहां पर फ्लड आए, बेंगलोर, चेन्नई। ठीक, जो कि क्या थे, काफी हजार्डस थे। ठीक, काफी लोगों की इसमें जान गई, काफी जान माल का नुकसान हुआ। तो अमृत मिशन का फोकस किस पे है, सीवेज ट्रीटमेंट पे या फिर वेस्ट मैनेजमेंट पे। इसके अलावा देखो
स्मार्ट सिटीज मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन में क्या कहा गया? स्मार्ट सिटी मिशन का एम है कि कैसे हम टेक्नोलॉजी है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ई गवर्नेंस है या फिर ई टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है, उनका यूज करके कैसे हम सिटीज को स्मार्ट बना सकते हैं। उनका यूज जो है ट्रांसपोर्टेशन में कैसे हो सकता है, या फिर गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे हो सकता है, कैसे हम हेल्थ केयर को और टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे और एडवांस कर सकते हैं। डिजिटल मिशन हो गया, ये सारे के सारे किससे रिलेटेड है? स्मार्ट सिटी मिशन से है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया कि गवर्नमेंट क्या करेगी? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, सॉरी असिस्टेंस, ठीक, या फिर क्रेडिट लिंक्ड स्कीम। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट क्या करेगी? हाउसिंग फॉर ऑल, इसका मोटिव ही है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। इसका ये क्या था? मोटिव था कि 2022 तक सभी को अर्बन एरियाज में क्या करना है? घर प्रोवाइड कराना है, जिसके लिए सरकार क्या करेगी? एक वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी, ठीक, फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो कि अगर कोई लोन लेता है, कोई वित्तीय सहायता लेता है तो वो क्या होगा? कोलेटरल फ्री लोन, मींस विदाउट एनी मॉर्टगेज आपको क्या होगा? वहां पर लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक। तो इस स्कीम का एम जो है हाउसिंग फॉर ऑल। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन, ये आपको पता होगा 2 अक्टूबर 2014 में लॉन्च हुआ था, और मेन क्या था? ये एक यूनिवर्सल क्लीनलीनेस ड्राइव, एक तरह से क्या है? ये एक मूवमेंट है, मींस भारत में जो हमारे गांव हैं या फिर जो शहर हैं उनको क्या रखना? साफ सुथरा रखना, ठीक। और ये क्या करता है? 2 मिनिस्ट्रीज में वर्क करता है। पहला कौन सा है? जो स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसके अलावा जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एरिया का, ठीक, ये किस पर डिपेंड करता है? सॉरी, इसकी इंप्लीमेंटेशन किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक। तो ये 2 प्रोग्राम हो गए, एक ग्रामीण का और एक अर्बन एरिया का। तो दोनों का लक्ष्य क्या है? भारत की शहरों और गांवों को स्वच्छ रखना। इसके अलावा एक कंपटीशन की भावना कैसे आती है? सिंपल सी, जैसे आपने पढ़ा होगा स्वच्छता सर्वेक्षण, तो हर साल सरकार क्या निकालती है? स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड निकालती है, किस शहर में कितना अच्छा काम हुआ है। तो इंदौर आपने सुना होगा, एमपी का इंदौर, वो कई सालों से क्या है? फर्स्ट नंबर पर ही बना हुआ है। तो वहां पर क्या है? स्वच्छ भारत मिशन का इम्पैक्ट देखा गया है कि कितना वहाँ की जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं या फिर जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने मिलकर काम किया, लोगों ने मिलकर काम किया और शहर को क्या रखा? स्वच्छ रखा, और जो अभी भी है, ठीक। ये क्या हो गया? स्वच्छ भारत मिशन, जिससे भारत गवर्नमेंट क्या करती है? लोगों को प्रोत्साहित करती है कि अपना शहर सुरक्षित रखें। इसके अलावा दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, मींस DNULM में क्या कहा गया? जो अर्बन पुअर है उनके लिए एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट, ये क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव हैं फॉर अर्बन पुअर। जो गरीब तबका है, जो शहर में रहता है, गरीब तबका है, उसके लिए सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं कि इस स्कीम के तहत कि उनको एक स्किल या फिर एक स्किल क्या करी जाए? डेवलप करी जाए, ताकि वो क्या करें? रोजगार के अवसर पैदा हो, ठीक। इतना समझ में आया? तो ये सारी की सारी क्या हो गई? स्कीम हो गई। इसके अलावा आपने सुनी होगी PM स्वनिधि स्कीम।
इसमें जो कोरोना से इफेक्टेड लोग थे, जो जिनका रोजगार छिन गया या फिर जिन पर कोरोना की मार पड़ी, तो गवर्नमेंट ने इसमें क्या कहा कि 10,000 का, 10,000 का कोलेटरल फ्री लोन इसमें क्या किया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा। इसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, 12% से भी कम होगा। एक चीज यहाँ पर मिस हो गई है, आप इसमें देखेंगे जो मैंने ये बताया आवास योजना, इसमें कोलेटरल फ्री लोन नहीं है, ठीक। इसमें क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक। और जो स्वनिधि स्कीम है उसमें क्या है, जो 10,000 का है, ये क्या है, ये कोलेटरल फ्री लोन है, ठीक। तो ये सारी की सारी क्या होगा, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होगा। इसके अलावा हम जो है कैसे और बेटर बना सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और हमारी क्या हिस्सेदारी रही, और क्या क्या मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। उसमें देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मीन्स अगर आप गुरुग्राम या गुड़गांव की बात करें, तो गुड़गांव में क्या है, गुड़गांव का जो सिटी डेवलपमेंट प्लान है वो पब्लिक और प्राइवेट फर्म्स मीन्स पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के दोनों के कोलैबोरेशन से हुआ है, ठीक। तो वहां पर जो डेवलपमेंट हुआ है वो BBB मॉडल से हुआ है। ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट करता है जो गुरुग्राम है, ठीक। इसके अलावा क्या हो गया, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन मीन्स, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि कहीं पर अगर मेट्रो है या फिर ई बसेस हैं, इससे क्या होगा, जो कार्बन एमिशन होगा, जो कार्बन एमिशन है वो क्या होगा, वो कम होगा, ठीक। तो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या कर सकते हैं, ई बसेस चला सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को और क्या किया जाए, बेटर बनाया जाए, ताकि लोग क्या करें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज करें। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, सड़कों पर जो ट्रैफिक जाम की समस्या है या फिर जो वहां पर कंजेशन है वो क्या होगा, कम होगा। वो तो कम होगा ही, साथ साथ क्या होगा, जो व्हीकलर एमिशंस है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। तो मेट्रोज आना या फिर जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं या इलेक्ट्रिक कार्स हैं, इन सबको क्या करना, प्रोत्साहित करना। बाइसिकल्स हो गई, इन सबको, ई बाइक्स हो गई। तो जो गवर्नमेंट है उसका मेन अभी जो फोकस है वो किस पर है, ट्रांसपोर्टेशन में, कि लोग क्या करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ क्या करें, मूव करें। इसके लिए सरकार क्या कर रही है, इंसेंटिव्स भी दे रही है। इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग मींस, जैसे अभी आपने देखा जो पीएम आवास योजना हो गई, तो पीएम आवास योजना में क्या कहा गया कि हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 मींस सरकार क्या कर रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है। इसके अलावा वेरा, ताकि रियल एस्टेट जो बिजनेस है उसको क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए, मीन उस पर रेगुलेशंस लगाई जाए। तो जो प्राइस एकदम से हाइक हुए हैं रियल एस्टेट में वो ना हो, लोग क्या कर सकें, गवर्नमेंट जो लोग हैं वो क्या कर सकें, जो घर है उनको अफोर्ड कर सकें, ठीक। इसके अलावा देखो बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक फैसिलिटीज में क्या है, बेसिक फैसिलिटीज में मतलब जो हेल्थ केयर सिस्टम है, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम और क्या हो, और मजबूत हो। मींस अगर रूरल एरियाज में भी हमारा हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है तो लोगों को अर्बन एरियाज में या फिर लोगों को शहरों की तरफ भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर जो है गाँवों में वो क्या है, वो अच्छा है, वहाँ पे स्टाफ है, मेडिसिन है, और वहाँ पे इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है, डॉक्टर्स भी हैं। तो अगर एक जगह से हमने वहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर लिया तो शहरों पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा देखो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आपका जो ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, वो भी आता है। सॉलिड वेस्ट कैसे हम मैनेज कर रहे हैं, ताकि जो लैंडफिल्स हैं, आपने देखा होगा गाजीपुर, दिल्ली का गाजीपुर, यहां पर मीथेन की वजह से क्या हुआ था, ब्लास्ट हुआ था। तो ऐसे जो इंसिडेंट है वो ना हो, उसके लिए क्या है, एक प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान हमारे पास होना चाहिए। आपने देखा होगा कि अभी वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी, वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स, वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स ये स्टैब्लिश हो रहे हैं। तो वेस्ट को कैसे जो है हम रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें हमें RRR फॉर्मूला, रिसाइकल, रीयूज, ठीक। तो रिसाइकल रीयूज हो गया या फिर रिपर्चेज हो गया,
तो ये हम कैसे अपना सकते हैं, जो ट्रिपल आर फॉर्मूला है साइकिलिंग या सॉरी जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें। इसके अलावा केस स्टडीज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस मींस, इसका जैसे इंदौर हो गया, गुरुग्राम हो गया, या फिर कहीं की अर्बन लोकल बॉडी हो गई, तो इनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस मींस हम उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं कि आखिर वो कैसे हेल्पफुल रही है किसी शहर को मैनेज करने में, ठीक है, वहां का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ये सारी की सारी केस स्टडीज करके और दूसरी जगहों पर क्या करना, अप्लाई करना। ठीक, ये हो गया वे फॉरवर्ड। इतना कंप्लीट हो गया। ठीक, इतना समझ में आया आपको कि आखिर अर्बनाइजेशन क्या होता है, अर्बनाइजेशन के इम्पैक्ट क्या है, कॉजेस क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है, ये सारा का सारा क्या है अर्बनाइजेशन में हमने पढ़ लिया है। ठीक, इसके अलावा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं या स्कीम्स हैं वो आखिर कैसे हेल्पफुल है अर्बनाइजेशन को और बेटर बनाने में। ठीक, इसके अलावा हम और आगे क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं ये हमने जाना। तो अगर अर्बनाइजेशन को बेटर बनाना है, सस्टेनेबल बनाना है, इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, तो हमारे गांव कहीं ना कहीं पीछे कभी भी हटने नहीं चाहिए, वो पीछे नहीं छूटने चाहिए। मीन्स अगर आप जैसे हम अगर जो अर्बन एरियाज हैं उसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं तो साथ ही साथ हमें किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो हमारे विलेजेस हैं। मीन्स अगर हम स्मार्ट मिशन की बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं, तो हमें किसकी बात करनी पड़ेगी, स्मार्ट विलेजेस की तरफ भी बात करनी पड़ेगी, ताकि जो माइग्रेशन है वो क्या हो, कम हो। मीन्स अगर हम रोजगार के साधन जो रूरल एरियाज हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, अगर उसमें ही जनरेट कर दें तो इतना प्रेशर क्या होगा, वो प्रेशर है वो अर्बन एरियाज पर नहीं आएगा। जो वहाँ के लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सारी की सारी प्रैक्टिस क्या है, इंटीग्रेटेड है, मीन्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो एक को अगर हम ग्रो कर रहे हैं या एक को डेवलप कर रहे हैं तो दूसरे को हम पीछे नहीं छोड़ सकते। तो यही इंटीग्रेशन आपने ये देखा था, एक क्वेश्चन आया था कि अर्बन सिटीज को अगर ग्रो करना है तो उसके लिए अर्बन विलेजेस भी इंटीग्रेट होने चाहिए। तो उसका आंसर आपको मिल गया होगा, आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अगली क्लास जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम ये वाला क्वेश्चन जो था कि अर्बनाइजेशन की वजह से क्या जो सेग्रीगेशन है या मार्जिनलाइजेशन है पुअर का मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, क्या वो बढ़ गया है। ठीक, इस पर आंसर लिखना है। तो ये आंसर मैं चाहता हूं कि आप क्या है घर पर अपने प्रैक्टिस करें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें। ठीक, और पढ़ते रहें, डेली अपडेटेड रहें, करंट अफेयर्स पढ़ते रहें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें। और अगर जिनका पीसीएस आ रहा है, यूपीसीएस का मेंस है, तो वो भी ये टॉपिक क्या है सारे के सारे हेल्पफुल हैं जीएस 1 में, तो वो भी पढ़ते रहें और लिखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप आगे प्रीवी आने वाला है यूपीएससी का, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, प्री में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी लगाते रहें, टेस्ट लगाते रहें, टेस्ट सीरीज को अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो वो करते रहें। अभ्युदय में भी टेस्ट पोर्टल्स पे टेस्ट पड़े हुए हैं, वो भी प्रैक्टिस करते रहें और अपने कॉन्सेप्ट क्या करें, क्लियर करते रहें। ठीक, तो इस क्लास में इतना ही और आगे अगली क्लास में। थैंक यू।